बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम स्वच्छ बातें हैं, जिस तरह आपका नाम है, उसी तरह से उन्होंने विषय का चयन किया हुआ है। दोनों अपने नाम को सार्थक कर रहे हैं, तो मैं आपको कॉलेज के बारे में थोड़ा सा, विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। तो 3,500 जो बच्चे हैं, तो क्लासेस भी बहुत ज्यादा यहाँ पर होंगी। यहाँ हमारे यहाँ आर्ट्स में बीएससी है, एमएससी है, फॉरेंसिक साइंस के अंतर्गत, और फूड एंड न्यूट्रिशन भी है, बीबीए है, एमबीए है, एमपीएच है, बीए ऑनर्स है, एमए की क्लासेस है, बीएससी ऑनर्स है, एमएससी है, सारे ऑल सब्जेक्ट हैं सर। बीकॉम है, एमकॉम है, और बीसीए है, बीसीए है, बीसीए है, डीएसडब्ल्यू है, एमएसडब्ल्यू है, बीआरएस है, एमआरएस है। इस तरह की आपको साइंस की कक्षाएं चलती हैं। यदि हम लॉ की तरह संबंध करते हैं, तो वहां हम पाते हैं कि हमारे यहाँ बीए एलएलबी है, बीकॉम एलएलबी है, एलएलबी है, एलएलएम है। यदि हम बीटेक की तरफ जाते हैं डिप्लोमा में, तो बीटेक है और एमटेक की कक्षाएं भी हमारे यहाँ संचालित होती हैं। होटल मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, तो एलएचएम है और बीएचएम है। अगर हम मेडिकल की तरफ जाते हैं सर, तो हम पाते हैं हमारे यहाँ की बीएएमएस है और बीपीटी है, बीपीटी है। फिर हम फार्मेसी की बात यदि करते हैं, तो एम फार्मा है, बी फार्मा है, और एमएससी अलग से इसमें है। यदि हम बात करते हैं आगे और भी लाइब्रेरी साइंस की तरफ हम जाते हैं, तो इसमें एमलिब है, बीलिब है, और बीलाइबी है। एजुकेशन की बात हम करते हैं, तो इसके अंतर्गत हमारे पास डीएलएड है, बीएड है, एमएड है, और एजुकेशन है सर। जैसे की बात करते हैं, तो एमए जेएमसी है और बीएमसी की भी क्लासेस है। यदि हम बात करें आईआईटी की, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, और फीचर वगैरह की भी क्लासेस यहाँ पर है, स्टेनो की भी क्लासेस होती है। अगर हम डिप्लोमा की बात करें, तो फॉरेंसिक साइंस में है, योगा साइंस में है, इंटीरियर डिजाइनर में है, फैशन डिजाइन में है, डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी है। इस तरह बहुत सारे विषयों को लेकर के भारतीय विश्वविद्यालय जो है अपने गाथा गढ़ने में लगातार उत्तरोत्तर उन्नति की तरफ चल रहा है सर। और ये सारे विषय जो है उसके लिए बहुत ही चुने हुए हमारे विषय यहाँ पर कॉलेज में है, जो संजीवनी के साथ अपने अध्ययन अध्यापन जुड़े रहते हैं। या हमारे मतलब और हमारे के लिए मत्स्य पालन के लिए हमारे पास एक छोटा तालाब है, जिसमें मछली रखा जाता है। ये भी है, अभी थोड़ी सी ये भी है। हमारे पास गाय वगैरह भी है, मतलब दुग्ध पालन वगैरह की व्यवस्था होती है। अगर हमारे कंप्यूटर वगैरह करते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ उस तरह की क्लासेस है। मैं कहना ये चाहती हूँ कुल मिलाकर के कि यदि हमने इन विषयों पर है, तो वैसे ही हम हमारे बच्चे जाकर खुद किसी चीज को करते हैं, बनाते हैं। हमारे वर्कशॉप के साथ साथ हमें उपलब्ध मानव और भौतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए हम लगातार अक्सर हो जा रहे हैं आपत्तियां और भारतीय विश्वविद्यालय संदेह अपनी गाथा दर्शाएगा। आपका अभिवादन, नमस्कार, और आगे भी आपसे इस प्रकार से बहुत धन्यवाद मैम। आपने बहुत अच्छे से भारतीय विश्वविद्यालय में जो अभी वर्तमान पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं उसके बारे में आपने बहुत सारी जानकारियां हमें दी, और मुझे लगता है सर को भी हमारे विश्वविद्यालय की बहुत सारी गतिविधियों के बारे में जानकारी मिल गया है बहुत अच्छे से। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के वेबिनार के मुख्य वक्ता डॉक्टर अंदन कुमार सर का परिचय आप सभी से कराना चाहती हूँ। वे अभी वर्तमान में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि वो कल्याण स्नातक वो कई वर्षों से रंग कर्म में भी सक्रिय रहे हैं, और उनकी कई पुस्तकें भी हैं, जैसे कि उनकी एक कविता संग्रह भी जो पुस्तकें निकली उसका नाम है स्वप्न में डूबी एक नाव है, और उनकी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनकी कविता, साहित्य और सिनेमाओं में भी समीक्षाएं उनकी प्रकाशित हुई है। और अन्य उपलब्धियों में जैसे कि कविताओं का भी क्या बोलते हैं अपनी बांग्ला भाषा में उन्होंने अनुवाद किया है, और आकाशवाणी में भी उन्होंने कविताओं का प्रसारण किया है। तो विभिन्न सारी
सर की है, तो इससे मैं अभी तो आपको इतना ही अवगत कराना चाहूंगी। तो इसके बाद मैं अब आज के इस संगोष्ठी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जिसका शीर्षक है आज का हमारा शोध विषय का चयन, जो कि हमारे शोधार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि कैसे हमें विषय का चयन करना चाहिए करके। तो जैसे कि हमारे यहाँ क्या है कि हम एक रिसर्च सेंटर भी है, तो इसलिए मुझे लगा कि यह शीर्षक लेना ज्यादा उपयुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के अब मैं मुख्य वक्ता को अपने विचार करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वह आके मार्गदर्शन दे सके। प्लीज सर। धन्यवाद निधि मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले भारतीय विश्वविद्यालय के परिवार और उनके सभी जो भारतीय लोग हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद खासकर मुख्य संरक्षक जो है चीफ फैकल्टी भारतीय विश्वविद्यालय के श्री सुशील चंद्राकर जी, संरक्षक प्रोफेसर BN तिवारी जी और रजिस्ट्रार वीरेंद्र कुमार सावरकर जी, और जो सलाहकार समिति में है इस कार्यक्रम के शालिनी चंद्राकर जी, जय चंद्राकर जी, प्रभजोत सिंह जी, डायरेक्टर डॉक्टर RN सिंह जी और मिस्टर घनश्याम साहू जी और डॉक्टर आलोक भट्ट। इसके साथ ही कार्यक्रम की कन्वीनर संयोजक निधि मैडम, डॉक्टर निधि वर्मा मैडम का भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, और सह संयोजक डॉक्टर मीना सिंह जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और डॉक्टर विद्यावती मैम ने काफी विस्तार से पूरे विश्वविद्यालय के बारे में, उसके पाठ्यक्रम के बारे में बताया, और काफी महत्वपूर्ण विषय और काफी जरूरी विषय और कई तरह के विषय आपके महाविद्यालय, आपके विश्वविद्यालय में पढ़ाए जा रहे हैं। हमें खुशी है इस बात की कि छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं उनको इन विषयों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, इतने महत्वपूर्ण विषय यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं और इतने महत्वपूर्ण विषयों पर जो है वहाँ शोध चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए गौरव करने का विषय है, और साथ ही बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी है कि आप इस तरह के महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम चला रहे हैं। बात हो रही थी रिसर्च की, आज का विषय मुझे दिया गया है शोध विषय का चयन। इस पर बात करें इससे पहले यहाँ इस मंच, इस गूगल मीट में उपस्थित जितने भी सम्माननीय विद्वजन प्राध्यापक गण उपस्थित है, और उसके बाद मेरे प्यारे आत्मीय जो शोधार्थी है, उन सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और आज के विषय पर मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। शोध विषय का चयन। हम लोग कई सालों से हम लोग शोध करा रहे हैं, और ये बहुत जरूरी हो जाता है जब हम शोध विषय का चयन करने की बात आती है, क्योंकि अगर शोध विषय का चयन केवल कोई सामान्य सी चीज नहीं, बल्कि जो शोध आप जो करते हैं, ये शोध एक तरह से आपकी पहचान है, आइडेंटिटी है। जब आप शोध के साथ कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, तो आपको पता होगा, बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि सबसे ज्यादा सवाल जो होते हैं तो सवाल आपकी PhD की थीसिस से ही होते हैं, और किसी की PhD की थीसिस को देखकर, उसके विषय को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह शोधार्थी किस स्तर का है। उसका विषय बता देता है कि इसकी जो क्षमता है, इसकी जो बौद्धिकता है, या इसका जो इसकी जो प्रतिभा है, इसकी जो संभावनाएं है, वो आपको इस थीसिस की टाइटल में दिख जाता है। थीसिस का टाइटल एक तरह से बता देता है कि आप कितने महत्वपूर्ण काम को किया है, और जब अगर आपने महत्वपूर्ण काम किया है तो निश्चित तौर पर आपका काम अगर महत्वपूर्ण है तो वो आपको महत्वपूर्ण बनाता भी। इसलिए बहुत अच्छे थीसिस के साथ, बहुत अच्छे विषय के साथ हम जब भी कभी इंटरव्यूज में बैठते हैं या कहीं बैठते हैं, तो बहुत उसका प्रभाव जो है वो इंटरव्यू लेने वाले जो विशेषज्ञ होते हैं उन पर पड़ता है। इस चीज को मैंने खुद महसूस किया है जब भी कोई जगह इंटरव्यू देते हुए, कि आपसे जब विषय पूछा जाता है और आप जो विषय बताते हैं, तो आपको अपना विषय बताते हुए गर्व महसूस होना चाहिए, और सामने जो विषय जो सुन रहा है आपके विषय को, उस विषय को सुनते हुए उसे भी लगना चाहिए कि वाह यार, इसने क्या
मतलब अद्भुत काम किया है या विलक्षण काम किया है या महत्वपूर्ण काम किया है। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि विषय का जो चयन वो आपको खुद महत्वपूर्ण बनाता है, आपका विषय का चयन। तो स्वयं को महत्वपूर्ण बनाने के लिए, स्वयं के कार्य के द्वारा खुद अपने एक जगह बनाने के लिए मुझे लगता है कि विषय का चयन बहुत ही संजीदगी के साथ किया जाना चाहिए। इसलिए भी क्योंकि विषय का चयन ही पूरा, विषय का जो चयन है वही पूरे रिसर्च का बुनियाद होता है। पूरे आपके रिसर्च का पूरा जो स्वरूप है, आपके रिसर्च का जो पूरा स्ट्रक्चर, उसकी जो पूरी परिकल्पना है, वो सारा कुछ आपके शीर्षक पर तय होता है, आपके विषय के चयन पर तय होता है। तो इसलिए विषय का चयन जो है वो बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही फिर विषय के सारी शोध से संबंधित सारे कार्य शुरू होते हैं। अगर विषय आपका बहुत बेहतर नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, अच्छे ढंग से नहीं तय किया गया होगा, तो आगे चल के पूरे रिसर्च में आपको बहुत दिक्कत आएगी। इन सारी चीजों को हम समझते हुए आज का जो विषय है शोध विषय का चयन, इस पर हम लोग बातचीत करते हैं। देखिए, अनुसंधान का जो सबसे पहला कार्य है वो विषय का चयन करना है, जिसके बिना आप सभी जानते हैं कि शोध कार्य प्रारंभ नहीं हो सकता, आरंभ नहीं हो सकता। इसलिए विषय को निर्धारित जब किया जाता है, उसके बाद ही प्रबंध का, जब किसी विषय को हम चुन लेते हैं, उसके बाद ही पूरे प्रबंध का जो स्वरूप है या उसकी जो रूपरेखा है वह संभव हो पाती। इसलिए और यह भी तय हो पाता है कि इस विषय से संबंधित हमको सामग्री संकलन जो करना है वो किस तरह की सामग्री का संकलन करना है। तो इसलिए जो विषय जो है वह पूरे आपके रिसर्च के स्वरूप को, उसकी गति को और उसकी व्यवस्था को, तो किस व्यवस्थित ढंग से वो पूरा शोध होगा, उसको एक तरह से वो निर्धारित करता है, उसे तय करता है। इसलिए मुझे लगता है कि विषय निर्वाचन करने से पहले हम कुछ चीजों को जान लें जो बहुत जरूरी है विषय निर्वाचन के संबंध में। जब हम विषय चयन की बात करते हैं, विषय चयन की, तो उसके संबंध में मतलब कुछ स्तंभ, आधार स्तंभ बताए जा सकते हैं। जैसे कि विषय निर्वाचन या विषय को तय करने से पहले हमें शोध विषय का निर्धारण करना पड़ेगा कि हम जो शोध करेंगे उसका विषय क्या होगा, किस विधा में वो जाकर हम शोध करना चाह रहे हैं। दूसरा ये होता है कि प्रबंध का रेखांकन, मतलब हम पूरे उसका रूपरेखांकन कैसे तैयार करें विषय तय होने के बाद। तो उसके बाद सामग्री संकलन कैसे करेंगे, और उसके बाद ही हम तय कर पाते हैं कि अगर हमारे पास पर्याप्त सामग्री है, हमारे पास पर्याप्त, हम उसकी रूपरेखा बना सकते हैं, उचित रूपरेखा बना सकते हैं, तभी हम जाकर किसी विषय का चयन करना चाहिए और तभी हम किसी विषय के निष्कर्ष तक इस विषय को चुना जाए या हमें तय करना आना चाहिए। मुझे लगता है कि शोध संबंधी जब भी हम शोध प्रारंभ करते हैं या मतलब जो विषय तय करने जब जाते हैं, तो हमको बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, बहुत जल्दबाजी में ना रहे। हमें करना ये चाहिए कि जितने भी शोध संबंधी प्रमुख विश्वविद्यालय की शोध पत्रिकाएं हैं, शोध पत्रिकाएं निकलती हैं जिसमें कहाँ किस विषय पर शोध हुए हैं, कहाँ हुए हैं, कितने हुए हैं, या हमें एक बार देख लेना चाहिए, अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हम जिस विषय का चयन करने जा रहे हैं ऐसा ना हो कि वह विषय पर पहले कार्य हो चुका हो और हम विषय तय कर लिया हमने। तो अगर होता यह है कि रिसर्च किए गए विषय पर रिसर्च नहीं होता, पुनः रिसर्च नहीं होता, तो एटिजिट जैसा विषय है वैसा विषय, उसी तरह का विषय हम गलती से न चुन ले, किए हुए उसी विषय पर किए हुए शोध के अनुरूप ही हम दूसरा उसी तरह का विषय न चुन ले, ताकि बाद में रिजेक्ट हो जाए वो आपका शोध। इससे बेहतर है कि सबसे पहले अनुसंधान की संबंधित पूरी पत्रिकाएं निकलती है शोध से संबंधित, एक बार पढ़ ले विषय चुनने से पहले कि हम जो विषय ले रहे हैं उस पर पहले कोई काम तो नहीं होगा। दूसरी बात, इससे यह भी पता चलेगा हमको कि किन किन विषयों पर या जो विषय आपकी रुचि का है उस विषय पर अभी कितने काम हुए हैं या कितना काम नहीं हुआ है। तो अगर नहीं हुआ है तो इसकी भी जानकारी हमको मिल जाती है।
तो उस दृष्टिकोण से शोध कार्य जो है हम कर सकते हैं। अगर किया गया कार्य है पहले से ही तो हम उस पर शोध कार्य न करें, अगर नहीं किया गया है, बहुत कम किया गया है, तो हम एक नए विषय का चयन हम कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण इसलिए हमको एक लगातार शोध करने से पहले पुराने अपने विषय से संबंधित पुराने शोध को एक बार इसका एक अवलोकन कर लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि हम जो शोध के विषय चयन करते हैं, उस चयन में हमको एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि शोध 3 जगहों पर होती है, 3 उपाधियों पर। एक तो एमफिल में भी होती है, दूसरे पीएचडी भी करते हैं, या तीसरा बीएड करते डीलीड भी करते हैं। ये तीनों उपाधियां अलग हैं। तो इन तीनों उपाधियां क्योंकि अलग है, तो इनके शोध का जो विषय है वह भी इस उपाधि या इस डिग्री के अनुकूल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पीएचडी करने जा रहे हैं और आपने जो विषय ले लिया वो एमफिल का है, एमफिल का जो टॉपिक हो सकता है उस ढंग का ले लिया, तब भी आप गलत हो जाएंगे, वहां पर वो ठीक नहीं होगा। और पीएचडी करने जा रहे हैं और आपने विषय जो ले लिया डीलीड का ले लिया, तब वो बड़ा विस्तार हो जाएगा, वृहद हो जाएगा, तब काम करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए पीएचडी करते समय या एमफिल करते समय या डीलीड करते समय इन तीनों डिग्रियों की स्थिति पे हमको उस विषय के, उस डिग्री के, उस उपाधि के अनुकूल ही अपना विषय हमको चुनना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए हमें चुनते हुए, ये खास बात है। दूसरी बात ये है कि जो विषय का निर्वाचन है उसके लिए कुछ पॉइंट्स जरूरी है, मतलब जिसको हम प्रतिमान कह सकते हैं। वो कौन से प्रतिमान होंगे, वह कौन सी जरूरी बातें होंगी जब हम किसी भी शोध का विषय जब चयन कर रहे हैं तो हमें किस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो पहला जो प्रतिमान अगर हम माने कि शोध के विषय के लिए जो जरूरी प्रतिमान है पहला, वह है उपयुक्त विषय की खोज। पहला उपयुक्त विषय की खोज। उपयुक्त विषय की खोज जिस पर आप जो है रिसर्च करना चाह रहे हैं, शोध करना चाह रहे हैं, उसके लिए जरूरी है कि किसी शोध संस्थान होते हैं उसके अधिकारी से आप संपर्क करें। कुछ ग्रंथालयों का, जो बड़े ग्रंथालय है, पुस्तकालय है, या पुस्तकालय कहने का मतलब है कि लाइब्रेरी है, उसका अवलोकन करें। इसके बाद जो है अपने शोध निर्देशक है उससे भी परामर्श करें कि किस तरह से भाई हम कोई विषय चुने या एक उपयुक्त विषय चुने अपने शोध के लिए। इसके लिए आपको कुछ पुराने ग्रंथालयों में जाकर पुराने शोध देखने पड़ेंगे, कुछ शोध अधिकारियों से मिलना पड़ेगा, नहीं तो अपने शोध निर्देशक से आप बात करके एक जो है अच्छा विषय आप चुन सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जिस विषय का चयन किया जा रहा है वह उपयुक्त है अथवा नहीं। दूसरी बात, वह विषय का जो स्वरूप है, तो चुन रहे हैं आप जो विषय, उसका विषय, उस विषय का स्वरूप और उसका जो क्षेत्र है वह भी स्पष्ट होना चाहिए। उसमें किसी तरह की अति व्याप्ति, यानी बहुत ज्यादा व्यापक हो गया, बहुत बड़ा वृहद हो गया, बहुत ज्यादा विस्तार ले लिया विषय में, या अव्यवहारिक हो जाए, इस तरह का नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई बच्चे आते हैं मेरे पास तो वो विषय ऐसा चुन लेते हैं कि विषय चुनने के बाद होता क्या है, वो पाते हैं कि हमको करना है, महत्वपूर्ण काम करना है, विषय लेना है, विषय ले लेते हैं। अब विषय लेने के बाद होता ये है कि उनको लगता है कि यार विषय तो काफी बड़ा हो गया, अब इसको करते करते हमको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो आप अपना काम जबरदस्ती आप बड़ा कर लेते हो। अगर विषय का सही चुनाव और सही क्षेत्र, उसकी सीमा के आधार पर अगर आपने तय नहीं किया और विषय कुछ ऐसा ले लिया जिसकी सीमा ही तय नहीं हो रही है, जिसका क्षेत्र ही तय नहीं हो रहा, उस स्थिति में वो अति व्याप्ति का शिकार हो जाएगा और बहुत सारी चीजें आपको समेटनी पड़ेंगी। एक तो काम बड़ा हो जाएगा, फिर इसको समेटने में मेहनत अलग लगेगी, और उसका फिर जो निष्कर्ष निकालना है उस निष्कर्ष में भी हो सकता है कि वह निष्कर्ष सही ढंग से न निकले। इसलिए विषय चुनते समय शोधार्थी को ये चाहिए कि वह विषय बहुत कॉम्पैक्ट, अपने क्षेत्र से रिलेटेड और बिल्कुल जो है वो अव्यवहारिक, अति व्याप्ति के दोष से मुक्त, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि भाई इस विषय के भीतर वो इस तरह का काम होगा, ये समझ में आना चाहिए। दूसरी बात यह है जो सबसे जरूरी मुझे लगता है, हमेशा से जरूरी लगता है, और कई लोगों को मैंने बच्चों को कहता भी थे, कि
शोधार्थी जब भी अपना विषय चुने तो उसे चाहिए कि वो अपनी क्षमता के अनुकूल विषय को चुने। उसकी जो क्षमता है, उसकी जो रुचि है, उसका जो अपनी संभावना है कि मैं कितना काम कर सकता हूँ, और व्यक्ति की अपनी क्षमता होती है। अगर क्षमता से बाहर आप विषय ले लेंगे तो आप परेशान होंगे, आप कल शोध नहीं कर पाएंगे। तो अपनी क्षमता को पहचाने कि मेरी क्षमता क्या है, मैं किस में कर सकता हूँ, किस विधा पे कर सकता हूँ, किस टॉपिक पे कर सकता हूँ, या मैं किस पर बेहतर काम कर सकता हूँ। ये जो अपनी क्षमता की अनुकूल होकर जब वो चयन करेगा, इस दृष्टि से जब चयन करेगा, तो स्वाभाविक है कि वो जो ज्ञान का विस्तार करेगा शोध के माध्यम से, वह अच्छे से कर पाएगा, उसकी संभावना उसमें बनती है। दूसरी बात यह है कि जब विषय आपने अच्छा चुना है सीमा के भीतर, क्षेत्र के भीतर, तो ये भी है कि अनावश्यक जो सामग्री का संकलन होता है वह नहीं होगा। कई बार होता ही है कि हमने टॉपिक ले लिया, जब उससे रिलेटेड जब रेफरेंस बुक हम लेने चलते हैं तो पता चलता है इतने सारे रेफरेंस बुक ले आते हैं कि इसमें से कुछ काम तो रहते हैं और जो कुछ अनावश्यक रहते हैं। तो कई बार अनावश्यक रेफरेंसेस की किताबें भी, संदर्भ ग्रंथ जो है वो हमारे संकलन में शामिल हो जाता है। वो होता है हमारे विषय के ठीक तरह से चयन का ना कर पाना। और होता यह है कि फिर हम जो संदर्भ लेते हैं, जो रेफरेंस लेते हैं, उसका जो संयोजन है वह भी ठीक से नहीं हो पाता। तो इस दृष्टि से फिर ये जो शोध होगा वो वास्तविक शोध नहीं कहलाएगा, वास्तविक शोध नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको विषय जो है वो अपनी क्षमता के अनुकूल और बहुत व्यावहारिक हो और बिल्कुल सीमित क्षेत्र होगा और बिल्कुल स्पष्ट हो, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो मनोवृत्ति के अनुकूल हो। जो शोधार्थी होता है, शोधार्थी की अपनी अभिरुचि होती है, अपनी मनोवृत्ति होती है। तो अपनी रुचि, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उस अपने अनुकूल जो है उसको विषय लेना चाहिए, जिससे जो शोधार्थी है उसका मन जो है उस अनुसंधान में लगेगा, उसमें वह उसे रुचि लेकर उसमें काम करेगा, अपनी रुचि से वो चुनता है। और यदि निर्देशक भी, अगर जो शोध निर्देशक है, गाइड भी है, वो भी अगर शोधार्थी को विषय दे रहे हैं तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि वह जो शोधार्थी है उसका इंटरेस्ट समझे, उसकी रुचि समझे, उसके अनुकूल, उसकी क्षमता, उसकी रुचि के अनुकूल उसके विषय को दे और उसको विषय चयन की अनुमति दे या खुद चयन करके दे। तो उस स्थिति में वह अच्छा शोध कर पाएगा और उसे मतलब परेशानी नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वह उसकी रुचि का है। तीसरी जो बात है वो है विषय के अध्ययन की पृष्ठभूमि। ये सबसे जरूरी चीज है। जब आप शोध कर रहे होते हैं तो ये बहुत जरूरी होता है कि उस शोध से पहले उस पर कितने शोध हुए हैं या उस पर कितना कुछ लिखा जा चुका है, कितना काम हो चुका है, यह जानना बहुत जरूरी होता है। तभी आप जाकर उसके आगे क्या करेंगे, उससे नया कैसे करेंगे, उससे बेहतर कैसे करेंगे, उससे मौलिक काम कैसे होगा, उससे डिफरेंट वर्क कैसे होगा, या इससे अलग मैं विषय क्या चुनूंगा, यह निर्धारण भी होता है। जब हम जो विषय चुनने जा रहे हैं उससे पूर्व उस पर किए गए पूरे अध्ययन को, उसके पीछे किए गए, उसके पहले किए हुए पूरे पूर्व के शोध और कार्यों पर अगर हम उसका अवलोकन करते हैं, उसको पढ़ते हैं। इसके साथ ही ये है कि इससे क्या है, जब आप अवलोकन करते हैं पूर्व के शोधों का, तो शोधार्थी जो रहता है उसको पढ़ते हुए उसके स्वयं के ज्ञान का और उसकी क्षमता का भी परीक्षण होता है। पूर्व में इस तरह का काम हो चुका है, इससे क्या मैं अलग कर सकता हूँ, इससे क्या बेहतर मैं कर सकता हूँ। तो एक खुद का स्वयं का जो एक आत्मावलोकन है, अपने ज्ञान का, अपनी क्षमता का जो आत्मावलोकन है, वह भी हो पाता है जब हम पूर्व की चीजों को पढ़ते हैं। तो उससे बेहतर हम कैसे कर पाएंगे, नया क्या कर पाएंगे, अनूठा क्या कर पाएंगे, या मौलिक क्या कर पाएंगे, या नया क्या देंगे, तो ये बनता है उससे। इसके बाद जो जरूरी चीज है, और इसलिए भी और तब जाकर एक बेहतर शोध कार्य हम संभव करता है। चौथी चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, वो सामग्री की सुलभता। कई बार ऐसा होता है, हम ऐसा विषय चुन लेते हैं कि पता चलता है उससे संबंधित सामग्री हमको मिली नहीं रही है, रेफरेंसेस मिली नहीं रहे, संदर्भ ग्रंथ मिली नहीं रहे, किताबें मिली नहीं रही है, कुछ नहीं मिल रहा है, और हमने विषय लेके परेशान हो रहे कि हम लिखें कि हमारे पास तो कुछ मटेरियल ही नहीं है। इसलिए जब भी कोई विषय चुने तो सबसे पहले ये जरूरी है कि आप उस विषय से संबंधित कितनी चीजें हमको मिल सकती है, कितनी सामग्री उपलब्ध है लाइब्रेरियों में या पत्र पत्रिकाओं में या इंटरनेट पर या पुस्तकालयों में, कितने रेफरेंसेस, कितनी किताबें, कितने उसके सहायक सामग्रियां जो है उस विषय से संबंधित है या मिल सकती है, यह जानना हमको बेहद जरूरी होता है।
क्योंकि बिना सामग्री के, बिना सहायक सामग्री के, शोध सामग्री के आप शोध पूरा नहीं कर सकते, और अधिकतर लोग परेशान इसीलिए होते हैं। तो मुझे लगता है कि विषय चुनते समय आप, जैसे विषय आपके दिमाग में आ रहा है कि इस विषय पे हम काम करेंगे, तो आपका ये होना चाहिए कि इस विषय से संबंधित मैं देख लूं कितने शोध कार्य हमको मिले हैं, कितने सारे पूर्व शोध कार्य मिले हैं, कितने मतलब जो है समीक्षाएं मिली है, कितनी किताबें, कितनी सहायक किताबें हैं, कितनी किताबें हैं उससे मिलती हुई उसको, उससे जो हमको सहायता देंगी। और उसके अलावा इंटरनेट में क्या सामग्री है, क्या इंटरव्यूज है, या किसी लोग कुछ और वीडियोस है, ये सारी चीजें हमको देखना पड़ेगा। उससे संबंधित कितनी चीजें हम उपलब्ध करा सकते हैं सहायक सामग्री के लिए, सहायक सामग्री के लिए, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो उसके बिना ना तो आप कोई मौलिक काम कर पाएंगे, ना प्रमाणिक काम कर पाएंगे, और जो चीजें बनेंगी वो भ्रामक होगी, निश्चित नहीं होगी। दूसरा जो है ये भी है कि जब सामग्री आप मिल जाए तभी हमको पंजीयन कराना चाहिए विषय पे। आप पूरा सर्च कर लिया अच्छे से कि इस पर पर्याप्त सामग्री हमारे पास उपलब्ध है, हम अच्छे से काम कर सकते हैं, इससे कोई अधूरा नहीं पड़ेगा, हमारा काम पूरा होगा, या हमको अव्यवधान किसी तरह का उत्पन्न नहीं होगा, हमारा कोई अध्याय रुकेगा नहीं करके सामग्री के अभाव में। ये जब हम तय कर लें कि हमारे पास पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है, शोध सहायक सामग्री, तब जाकर आप पंजीयन करवाएं। ऐसा ना हो कि पंजीयन करवा लिया उसके बाद आप भटक रहे कि हमको शोध सामग्री मिल नहीं रही है, तब उस स्थिति में आपके लिए बहुत ही कठिन समय हो जाएगा, तो कठिनाई आ जाएगी, मुश्किलें आ जाएगी। पांचवी चीज है नामकरण का महत्व। नामकरण का महत्व, देखिए किसी भी शीर्षक, किसी भी रिसर्च का, शोध का जो शीर्षक है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो शीर्षक बहुत उपयुक्त होना चाहिए, बहुत नियत होना चाहिए, बहुत स्पष्ट होना चाहिए, तो बिल्कुल भी अनुपयुक्त, अनियत, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। नहीं तो जो पूरा का पूरा रिसर्च है वो आपका, वह एक कहते हैं ना, एक सीधी रेखा में नहीं चलेगा, एक पॉइंट टू पॉइंट नहीं चलेगा, बिल्कुल विश्लेषणात्मक होते हुए नहीं चलेगा, बल्कि वो भटकेगा, वह इधर उधर विचलन होगा उसका, और जिससे सही तरह की निष्कर्ष नहीं निकल पाएंगे, और वो एक बिखराव सा पैदा होगा रिसर्च में। तो मुझे लगता है इसलिए आप जो विषय चुने वो बहुत उपयुक्त होना चाहिए और बहुत नियत होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए उसका कि हम अपने रिसर्च में ये करेंगे। जब ये चीज स्पष्ट हो जाती है तो इससे पता चलता है कि भाई जो रिसर्चर है उसकी दृष्टि बहुत साफ है, तो उसको मालूम है कि मुझे क्या करना है। जब ये चीजें हो जाती है, इस तरह का विषय जब हम चुन लेते हैं, तो उसके बाद जब वो शोध छप कर आता है, प्रकाशित होकर आता है, या पूरे शोध रूप में जब हमारे सामने प्रबंध शोध रूप में जब आता है, तब उसमें किसी तरह की जो है पाठक उससे भ्रमित नहीं होता कि भाई विषय कुछ लिखा है और अंदर काम कुछ और है। होता है, कई बार ऐसा होता है कि विषय हम चुनते कुछ है, अंदर काम कुछ और हो रहा होता है। तो उसका रीजन ही यही है कि हमने ठीक तरह से विषय को नहीं चुना, हमने विषय ऐसा चुन लिया कि खुद कंफ्यूज है, अस्पष्ट है। उस स्थिति में आप जो काम करेंगे वह भी स्पष्ट नहीं होगा, वह भी जो है निश्चित नहीं होगा, वह अपने क्षेत्र से, अपनी सीमा से वो बिखर जाएगा, और फिर बिखरी हुई चीज को समझकर एक निष्कर्ष निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो आपका पूरा जो शोध प्रबंध है वो एक तरह से वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। एक जो तीसरी बात है कि ज्ञान का विस्तार और मौलिकता। रिसर्च का जो अर्थ है या शोध का जो अर्थ है वो ज्ञान का विस्तार, मूल रूप है यही कि हम क्या नया ज्ञान देंगे, हम क्या नया नॉलेज देंगे, हम वो कौन सी मौलिक चीज देंगे जो अब तक किसी ने नहीं दी या नहीं हुआ है अब तक वह काम। उस ज्ञान को, उस शोध के माध्यम से उस नए ज्ञान को हम कैसे देंगे मौलिक ढंग से। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें नयापन कितना है, और वो अनुसंधान के क्षेत्र में कितना प्रमाणिक होगा और कितना महत्वशाली होगा और कितना जरूरी होगा। इन आयामों को ध्यान में रखते हुए ही हमें किसी भी अनुसंधान में या किसी भी शोध में हमें प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि शोध एक पूरी तरह से एक वैज्ञानिक दृष्टि है। एक वैज्ञानिक दृष्टि के साथ उसका जो है चयन किया जाता है,
और जब हम वैज्ञानिक प्रणाली से काम करने जा रहे हैं, वैज्ञानिक दृष्टि और चेतना के साथ जब काम करने जा रहे हैं, अनुसंधान काम करने जा रहे हैं, तो अनुसंधान का जो बीज है वो यही है कि आप नया क्या दोगे, मौलिक क्या दोगे, नई चीज क्या दोगे। तो नई चीज आप तभी दे पाएंगे जब आपने नया विषय चुना होगा, आप नया सहायक सामग्रियां आपने ली होगी, पूर्व के शोध कार्यों को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तब जाकर आप नया काम दे पाएंगे, मौलिक काम दे पाएंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी। दूसरी बात, जब हम वैज्ञानिक दृष्टि की बात करते हैं, किसी भी शोध करते समय शोध शोधार्थी के अपने कुछ पूर्वाग्रह होते हैं, हमारे भीतर बचपन से बहुत सारे संस्कार होते हैं, उन संस्कारों के साथ हम जो है हमारे विचार बनते हैं और उस संस्कारों के साथ जो है हमारे जो है दृष्टि निर्मित होती है, किसी को भी देखने की, समझने की, चाहे समाज हो या कोई विषय हो। तो हमें जब हम कोई भी शोध करें तो हम अपने पूर्वाग्रह को छोड़कर, जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारी धारणाएं हैं, जो हमें बचपन से बनाती आई है हमारे परिवार में, हमारे समाज में, तो इन पूर्वाग्रहों को छोड़कर तटस्थ होकर बिल्कुल निष्पक्ष होकर तथ्यों के आधार पर जो सामग्री संकलन आपने जुटाया है, उन तथ्यों के आधार पर अनुसंधान हम करेंगे, तभी जाके हम एक मौलिक स्थापनाएं दे पाएंगे, स्थापना कर पाएंगे, और तभी जाकर एक नवीन शोध जो है हो पाएगा, उसका निर्देशन हो पाएगा। ये चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो इसलिए विषय का जो चयन है वो कितना मौलिक होगा, कितना नया होगा और एक नवीन ज्ञान का विस्तार कर पाएगा, इस आधार पर हमको उसका चयन करना चाहिए। विषय चयन के संबंध में कुछ मापदंड भी हम तय कर सकते हैं या तय किए जाने चाहिए, उसे भी निर्धारित किया गया है। जैसे कि सबसे पहली बात यह है कि जो विषय लिया गया है उसे देखना चाहिए कि ये जरूरी बात है कि जब हम विषय चुन रहे हैं और विश्वविद्यालय में हम जा रहे हैं उस विषय पर शोध करने के लिए, तो हमें ये देखना चाहिए कि उस विषय पर शोध कराने के लिए पर्याप्त निर्देशक है कि नहीं। ऐसा हर निर्देशक सब कुछ जान रहा हो या जरूरी नहीं होता, लेकिन जो विषय आपने चुना, अगर उस विषय के बारे में स्वयं निर्देशक नहीं जान रहा है, शोध निर्देशक नहीं जानता, तब उस स्थिति में वो सही तरीके से निर्देशित नहीं कर पाएगा आपके शोध कार्य को। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप रिसर्च में विषय का चयन करें, तो उस विषय से संबंधित पर्याप्त निर्देशक उपलब्ध है कि नहीं किसी भी महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में, ये हमको जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात वो ये है कि विषय इस प्रकार का हो जो अत्यंत व्यापक न हो और न ही वह जो है बिखरा हुआ और न ही अस्पष्ट। व्यापक नहीं होना चाहिए। बड़ा व्यापक विषय ले लिया आपने कि आपको लगेगा फिर आप जो है पीएचडी नहीं कर रहे हैं, आप डीएड करने जाए, इस तरह का व्यापक विषय आपको नहीं लेना है, वो ध्यान में रखना चाहिए। और वह एक विशिष्ट केंद्र पर जो टॉपिक लिया है वो एक विशिष्ट केंद्र पर आधारित होकर चलना चाहिए, तभी एक सही समय पर सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से और वैज्ञानिक प्रणाली के आधार पर एक निर्धारित शोध जो है निश्चित समय पर आप उस शोध कार्य को पूरा कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आपका जो विषय है वो अति व्याप्ति या अति व्यापक ना हो और बहुत कम भी ना हो, बहुत छोटा भी ना हो, बल्कि वह एक पीएचडी का जो विषय हो सकता है उस ढंग का विषय आप लें और उसका केंद्र, उसका क्षेत्र, उसकी सीमा बिल्कुल निर्धारित होनी चाहिए कि हम इसी के भीतर काम करेंगे, इसे बाहर नहीं होता है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है कि जब तक विषय से संबंधित विषय सामग्री अथवा उपकरण उपलब्ध नहीं है, तब तक विषय का पंजीकरण नहीं किया जा सकता। अगर किसी विषय पर आप शोध करने जा रहे हैं और पर्याप्त सामग्री नहीं मिल रही है, उसके बाद या अगर वो साइंस में खासकर होता है, जब उसे लैब की जरूरत होती है, उपकरण की जरूरत होती है, अगर पर्याप्त लैब में उपकरण भी नहीं है, तब भी आपको बिल्कुल नहीं चाहिए कि आप पंजीयन करवाएं, क्योंकि अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी आगे तक शोध करने के लिए जो टूल्स चाहिए, अगर वो टूल्स नहीं होंगी तो स्वाभाविक है कि आप जो है रिसर्च नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए तब तक पंजीयन नहीं करवाए जब तक कि सहायक सामग्री और उससे संबंधित अन्य सामग्री और उपकरण उपलब्ध ना हो। उसके बाद एक विषय जो जरूरी बात है वो है
कि जिस विषय पर पहले ही कार्य हो गया है उसका पंजीयन ना किया जाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट, कि जिस विषय में पहले कार्य हो चुका है उसी विषय को दोबारा लेकर उसका पंजीयन नहीं कराना चाहिए, नहीं तो वह पीएचडी आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, निरस्त हो जाएगा। तो इसको जानने के लिए कि पहले काम हुआ है कि नहीं हुआ है, इसलिए यह जरूरी है कि आप जिस विषय पर शोध करना चाह रहे हैं उससे उस विषय पर उससे पूर्व किए हुए शोधों को अच्छे से देख लें कि किन किन विषय पर उस पर शोध हुए हैं, ताकि मैं जब जो विषय लूँ वह रिपीट ना हो, उसकी पुनरावृत्ति ना हो जाए। इसलिए इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद है कि शोधार्थी की सीमाएं जिस ग्रंथालय तक है, जिस पुस्तकालय तक है, जिस लाइब्रेरी तक है, यह देखना आवश्यक है कि उसमें संबंधित विषय पर कार्य करने की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध है कि नहीं। जैसे अगर आप कोई महाविद्यालय चुन रहे हैं, अपना शोध सेंटर चुन रहे हैं, तो विश्वविद्यालय चुन रहे हैं, तो विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के अतिरिक्त आपके उस विश्वविद्यालय के अगल बगल में जितने भी लाइब्रेरी है या अन्य महाविद्यालय है, उसमें आपके शोध कार्य से संबंधित पर्याप्त सामग्री है कि नहीं, किताबें है कि नहीं, शोध से संबंधित जो अन्य चीजें हो सकती है वो है कि नहीं, यह चीज आपको देखना बहुत जरूरी, इससे काम आपका आसान होता है। इसके बाद जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विषय में ली गई समस्या महत्वपूर्ण। आप जो रिसर्च करने जा रहे हैं, जो विषय लेने जा रहे हैं, वो विषय महत्वपूर्ण होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का विषय ले लिया और आप कर लिए विषय, ऐसा नहीं। बल्कि आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपको लगना चाहिए कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, एक मौलिक चीज दूंगा, एक नवीन चीज दूंगा, एक नए ज्ञान का विस्तार में करूंगा। तो स्वाभाविक है कि अगर आप इस सोच के साथ अगर आ रहे हो तो आपका विषय भी जो होगा वो उसकी जो समस्या होगी वह महत्वपूर्ण समस्या होगी, जो आगे चलकर कोई नई चीज उस शोध के माध्यम से निकल कर आएगी, जो समाज के लिए और शिक्षा के क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद इस प्रकार चयन करते हुए बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने के उपरांत एक चीज में कुछ प्रणाली भी बनाई गई है, शोध विषय के चुनाव कैसे किया जाए, उसको बोलते हैं विषय चयन की प्रणाली। ये अलग अलग प्रणालियां हैं, कुछ 3-4 प्रणालियां हैं। एक तो होता है व्यक्ति मूलक प्रणाली। व्यक्ति मूलक प्रणाली में होता यह है कि शोधार्थी अपने निर्देशक के समक्ष अपनी रुचि और क्षमता का विषय रखकर उसका निर्देशन प्राप्त करता है। कि शोधार्थी कहता है कि देखिए सर, मेरी इस विषय में रुचि है और मेरी क्षमता यह है कि मैं इस विषय में कर सकता हूँ, और निर्देशक से अनुमति लेता है कि कृपया मुझे इस विषय पर शोध करने के लिए आप अनुमति दें। तो इस तरह से जो शोधार्थी है वो व्यक्तिगत स्वाधीनता के आधार पर, स्वतंत्रता के आधार पर अपना विषय तय करता है और निर्देशक उस विषय को महत्व होता है। तो यह इस तरह की जो प्रणाली होती है उसे व्यक्ति मूलक प्रणाली कहा जाता है, जो व्यक्ति स्वयं अपने विषय का चयन करता है। इससे होता यह है कि इसमें अनुसंधानकर्ता की इच्छा प्रमुख होती है, वो खुद अपनी रुचि से, अपनी इच्छा से विषय को तय कर पाता है। ये व्यक्ति मूलक प्रणाली होती है। दूसरी होती है स्वीकृति मूलक प्रणाली। इस प्रणाली में होता है कि विषय जब छात्र या शोधार्थी तय नहीं कर पा रहा होता है, तब इस स्थिति में निर्देशक जो होता है वो शोधार्थी को विषय प्रदान करता है, और विषय प्रदान करते हुए निर्देशक ये ध्यान देता है कि जिस विषय को मैं दे रहा हूँ वह शोधार्थी के रुचि की हो, उसकी क्षमता हो, उसकी चीजों को, उसकी रुचि और उसकी क्षमता को ध्यान में रखकर वह विषय उसे देता है कि भाई इस विषय पर तुम करो, तुम्हारी रुचि भी इसमें है, तुम्हारी क्षमता भी इतनी है कि तुम इसमें काम कर सकते हो। तो इस प्रकार जब निर्देशक शोधार्थी को विषय देता है और शोधार्थी उसे स्वीकार कर लेता है, तो इस तरह की प्रणाली जो होती है वो स्वीकृति मूलक प्रणाली कहलाती है शोध के क्षेत्र में। एक होती है एक और एक तरह का भी शोध होता है जिसको कहते हैं योजना मूलक प्रणाली। कभी कभी क्या होता है कि कुछ महाविद्यालय या विश्वविद्यालय कुछ विषयों का चयन कर देती है, कुछ विषयों को चयन कर देती है और कहती है कि इस विषय में जिसकी रुचि है वो इस विषय को ले लो। तो उसमें होता है कि जो पहले जाता है उसे अच्छे विषय मिल जाते हैं, लेकिन जो बाद में जाता है उसको कुछ ही विषय मिल पाते हैं, उसके बचे रहते हैं, 1-2 विषय बचे रहते हैं। अब वो विषय उसकी इच्छा के अनुरूप हो ना हो, क्षमता के अनुरूप हो ना हो, लेकिन उसे चुनना पड़ता है।
तो इस तरह की जो योजनामूलक प्रणाली होती है उसमें कुछ फायदे भी हैं कि पहले से विषय तय रहते हैं, आपको उसमें करना है, उसमें शोध करना ही, एक बना बनाया विषय आपको मिल जाता है, ये एक फायदा है। लेकिन एक नुकसान ये भी है कि जो अंतिम में जो छात्र आते हैं उनको अपने चुनाव का अवसर नहीं मिलता, अपनी रुचि के हिसाब से चुनना नहीं मिलता, चुनने के लिए विषय नहीं मिलता, जो रहता है उसी पर करना पड़ता है। ये उसकी एक मुश्किल उसमें है। चौथी चीज जो है प्रणाली है वो है सूची मूलक प्रणाली। कभी कभी ये होता है कि कुछ संस्थाएं जो होती है वो कुछ विषय को तय कर देती कि इसी विषय पर करना है और उसी विषय पर फिर चीजें तय होती है, फिर आपको चुनने का अवसर नहीं मिलता। तो उसमें क्या बाध्यता हो जाती है, ये योजनाएं खासकर निकाली जाती है, कोई संस्थान होती है, वो संस्थान इस तरह की योजनाएं निकालते हैं कि इस पर हमको शोध करवाना है, इस पर शोध करवाना है। तो उस तरह की संस्थाएं वो काम करती है जिसमें निश्चित होता है, निर्धारित होता है, विषय पहले से तय होता है कि इस पर शोध करेंगे तभी हम शोध की अनुमति देंगे। तो इस तरह की जो व्यक्ति मूलक प्रणाली, स्वीकृति मूलक प्रणाली, योजना मूलक प्रणाली और सूची मूलक प्रणाली, ये 4 प्रणालियां हैं जिसके तहत भी विषय तय किए जाते हैं शोध पे। तो विषय का जो चयन जो होता है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विषय के चयन के उपरांत ही हम एक तरह से पूरे शोध की रूपरेखा का निर्माण करते हैं, उस पूरी रूपरेखा को तैयार कर पाते हैं और पॉइंट टू पॉइंट, एक के बाद एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप, मतलब कि एक सोपान के बाद दूसरा सोपान जिसे कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप वाइज हम कैसे काम करेंगे, इसका भी एक पूरी कल्पना जो है, परिकल्पना हम तैयार करते हैं, जिससे हमारा काम एक व्यवस्थित ढंग से हो सके, वैज्ञानिक ढंग से हो सके और समय सीमा के अनुरूप हो सके और जिससे किसी तरह का बिखराव और किसी तरह की अस्पष्टता और किसी तरह का जो भ्रामक स्थिति है वह पैदा ना हो, बल्कि एक नए एक सही ढंग से हम अपने विषय शोध करके हम एक नए निष्कर्ष तक पहुंचे, यह हो पाता है। तो इसलिए सही विषय का जो चयन है वो एक तरह से पूरे शोध को गति प्रदान करता है। अगर विषय का चयन आपने अच्छे से कर लिया तो शोध बड़ी सुचारू गति के रूप से चलेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर शोध का विषय आपने ठीक तरह से चयन नहीं किया तो उसकी गति जो है वो लगातार बाधित होती रहेगी और दिक्कत पैदा होगा। दूसरी बात, विषय जो है वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण के निहित होना चाहिए। इसलिए विषय जब चयन करें तो वो पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण को केंद्र में रखकर, ध्यान में रखकर हम उस विषय का चयन करें, तभी वो हम रिसर्च को हम कहेंगे कि वैज्ञानिक तरीके से एक वैज्ञानिक प्रणाली के आधार पर एक अच्छा रिसर्च किया गया। तो इसलिए विषय के लिए 3 महत्वपूर्ण चीजें मुझे लगता है हमें विषय बनाते समय ध्यान रखना चाहिए, लिखते समय, उसका निर्माण करते समय, उसकी रचना करते समय विषय की 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो कि शीर्षक स्पष्ट। कई लोग आते हैं शोधार्थी, कई लोग आते हैं विषय लेके आते हैं, तो उस विषय को पढ़ते हुए समझ में नहीं आता कि इस विषय के भीतर वो काम क्या करे, वो किस तरह का काम करेगा। तो वो उसका कारण यह है कि आपने उसको सही ढंग से, स्पष्ट ढंग से आपने उसका निर्धारण नहीं किया विषय का, तो उसका पता नहीं चलता कि इस क्षेत्र में करेगा या इसकी सीमा क्या होगी, कितने दायरे में ये काम होगा और इस दायरे के भीतर काम होकर निष्कर्ष क्या निकलेगा, ये चीजें शीर्षक से तय नहीं होता। तो इसलिए आपका जो शीर्षक है वो बहुत स्पष्ट होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है उसका क्षेत्र और सीमा विशिष्ट रूप से निर्धारित हो। मतलब इसका अर्थ ये है कि जब हम टॉपिक पढ़े, किसी शोध के विषय को पढ़े, चुने, तो हमको पता होना चाहिए पढ़ते ही साथ या सामने वाले को बताते ही साथ कि अच्छा ये इस पर काम कर रहा है और इस क्षेत्र में इतने दायरे में ये काम करेगा, उसकी सीमा ये है और यह चीज वो निकालने की, लाने की कोशिश करेगा अपने शोध करने के दौरान, इस चीज को ढूंढने की कोशिश करेगा, तलाशने की कोशिश करेगा, एक नई चीज को निश्चित करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए जो शोध का विषय है वो उसकी सीमा और उसका क्षेत्र बिल्कुल निर्धारित होना चाहिए, विषय पढ़ते ही हमको समझ में आना चाहिए उसका क्षेत्र और सीमा। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि अध्ययन की दृष्टि से व्यंजित होता हो। अध्ययन की दृष्टि से व्यंजित होने का अर्थ ये है कि कई बार हम शोध इस तरह का ले लेते हैं कि ऐसा लगता नहीं कि शोध का विषय, ऐसा लगता है कि वो किसी पुस्तक का नाम है या पुस्तक का टाइटल।
उसमें शोध के अध्ययन न दिखकर वो किसी पुस्तक की या किसी लेख का विषय जैसा लगने लगता है। जबकि होना ये चाहिए कि जब रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च का टॉपिक ऐसा बनाए, उससे लगना चाहिए कि हाँ इसमें अध्ययन किया जाएगा, इसमें इसमें विवेचन किया जाएगा, इसमें विश्लेषण किया जाएगा, इसमें कुछ इसमें गहन जो है वो चिंतन मनन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी इसके भीतर। विषय इस तरह का होना चाहिए। तो उसमें एक अध्ययन की या शोध की जो ध्वनि है वह उसमें व्यंजित होनी चाहिए। ये चीज हमको रिसर्च टॉपिक लेते हुए ध्यान में रखना है। तो शीर्षक अगर स्पष्ट नहीं होगा तो विषय स्पष्ट नहीं होगा, विषय स्पष्ट नहीं होगा तो ना ही वह आकर्षक होगा, ना ही वह उस तरह से महत्वपूर्ण लगेगा, और ना ही पाठक को वो पाठक के भीतर रुझान या जिज्ञासा को भी पैदा नहीं कर पाएगा, आकर्षण को भी पैदा नहीं कर पाएगा। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए हमें विषय चयन करते समय। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। तो ये एक तरह से विषय चयन करते समय इन चीजों का ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जब हम विषय चयन कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, तो यह रिसर्च केवल हमारे भारतीय समाज तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका महत्व होता है। और इन सारी चीजों से दूसरे देशों की जातीय विजातीय और समानताएं असमानताएं तमाम चीजें एक राष्ट्र से दूसरी राष्ट्र की संस्कृति तक संचारित होती है, प्रचारित होती है और जुड़ती है। तो इसलिए भी शोध जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसका विषय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए विषय का चयन तो हमको बहुत सोच समझकर करना चाहिए और बहुत धैर्य के साथ करना चाहिए, थोड़ा ठहर कर करना चाहिए, बहुत हड़बड़ाना नहीं चाहिए, बल्कि सारी जो बातें मैंने कही है तो सारी चीजों को अगर हम ध्यान में रख कर अगर हम विषय चुनेंगे और उसके बाद अगर शोध हम करेंगे तो निश्चित तौर पर जो शोध का जो स्तर होगा वो ऊंचा होगा, उसे ऊंचा उठा पाएंगे हम, और नए नए मौलिक जो विषय है वह भी निकल कर शोध के माध्यम से आएंगे और नए नए ज्ञान के क्षेत्रों को हम छू सकेंगे और नए नए ज्ञान को समृद्ध कर पाएंगे। मतलब एक व्यापक ज्ञान को हम शोध के माध्यम से, नए नए विषयों के माध्यम से हम ज्ञान के क्षेत्र को समृद्ध कर पाएंगे, विस्तार दे पाएंगे, व्यापक चेतना, व्यापक समझ, व्यापक नॉलेज, व्यापक ज्ञान हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हम दे पाएंगे, शिक्षा में दे पाएंगे, समाज में दे पाएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैं आपसे आज के विषय में कहना चाह रहा था। बस इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने इस विषय के लिए मुझे चुना और बुलाया, और भविष्य में कभी फिर किसी विषय पर बात करनी होगी तो मैं फिर शामिल होऊंगा आप लोगों के साथ। इसके साथ ही मैं अपनी बात का यही खत्म करता हूँ अपनी बात को। बहुत बहुत विजय मैडम, बहुत बहुत विश्वविद्यालय का पूरा जो परिवार है उसका मैं धन्यवाद देता हूँ और आभार हूँ। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे से इस विषय के बारे में हमें अच्छे से मार्गदर्शन दिया कि किस प्रकार से शोधार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार अध्ययन करना चाहिए जिससे उन्हें आगे दिक्कतें ना हो करके। तो इसलिए अब आगे तो मैं सर अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर नीना सिंह मैडम को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो कि हमारे यहाँ अर्थशास्त्र विभाग से है। मैडम माइक ऑफ है। हेलो, हाँ मैम। आवाज नहीं आ रही मैम। हेलो हेलो मैडम की आवाज नहीं आ रही। माइक ऑफ है। हेलो हेलो हेलो, माय वॉइस इज ऑडिबल? हाँ, आवाज आ रही मैडम आपकी, आ रही आवाज आ रही है। हाँ, my voice is audible. Yes, sir. Again, I am speaking. I am thankful to the Almighty for the privilege I have received to deliver the vote of thanks. Definitely, the topic is very much significant, and what I could say that Anjan sir, you have spoken in such a flawless way. The way you have talked about it, really, I could also understand that as the topic to choose for the research.
should not get clash with the MPhil topic and the and the DLET topic. Really, sir, you have spoken in so much flawless way, and the way you have talked, it was so much informal. Generally, what happens that in this sphere, the terminology which are used to the students, the way the teachers speak to the students, they feel like that this is some very difficult task to enter the sphere of the PhD and to come with the outcome and the flying colors to outcome. So the way you have spoken, it was so amazing that in this state of the Chhattisgarh, what I still feel that the people are so efficiently working here, and really it is amazing, sir. And you are from the Kalyan College. It is a very much, I think so, very significant college here, and very, I think so, prominent prominent personalities are residing here and working here in the Kalyan College. And the contribution of yours to the Bharati University is really amazing. And my handful thanks to you that you have spoken and you have spared your time. A special thanks to the management and special thanks to the administration as well, the participants, those who have attended the program here, and the students and the scholars, and each and everyone. Thanks to one and all from the in behalf of Bharati University. Thank you so much, sir. Thank you, sir. थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छे से आपने क्या बोलते हैं सर को धन्यवाद दिया।